सोचो, अगर दुनिया का सबसे खतरनाक नकली नोट बनाने वाला अपराधी पुलिस के सामने बैठकर खुद अपनी कहानी सुनाए और बाद में पता चले कि उसकी पूरी कहानी ही एक झूठ थी। एक ऐसा आदमी जो जेल में बैठकर चिट्ठी भेजता है, जो पूरी दुनिया में नकली नोट फैला देता है, जो लोगों को मारता भी है और बचाता भी है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब पुलिस को समझ आता है जिस पेंटर को वो ढूंढ रहे थे वो कभी था ही नहीं, क्योंकि असली मास्टरमाइंड तो शुरू से उनके सामने बैठा था। तो कहानी की शुरुआत में थाईलैंड की एक सख्त जेल के अंदर ली चुपचाप अपनी दुनिया बना रहा था। उसके पास ना रंग थे ना ब्रश, इसीलिए उसने दीवार से निकले रंग को पानी में घोलकर और किताब में छिपाकर रखे पंखों की नोक से एक खूबसूरत चित्र बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने चुपके से एक नकली स्टैंप भी तैयार किया और उसे लिफाफे पर लगा दिया। उसी समय एक गार्ड कैदियों से पूछता हुआ गुजर रहा था कि किससे घर चिट्ठी भेजनी है, लेकिन असलियत ये थी कि वह सिर्फ उन्हीं की चिट्ठियां लेता था जो उसे रिश्वत दे सके। जैसे ही वह ली की सेल तक पहुंचा, तभी पास वाली सेल में एक कैदी अचानक जोर जोर से हंगामा करने लगा। गार्ड का ध्यान उसी तरफ चला गया और इसी मौके का फायदा उठाकर ली ने फुर्ती से अपना लिफाफा उसके बैग में डाल दिया। गार्ड के जाते ही ली उस कैदी को शुक्रिया कहता है। तभी पता चलता है कि वह हंगामा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। लेकिन अगले ही पल एक गार्ड आकर ली को बाहर ले जाता है और बताता है कि उसे हांगकांग दोबारा भेजा जा रहा है। ली को डिटेक्टिव के साथ एक काफिले में ले जाया जाता है। रास्ते भर वह हर चेहरे और हरकत को ध्यान से देखता रहता है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पुराने केस की फाइल खोली जाती है। 2 साल पहले कनाडा की एक हाईवे पर 7 आर्मर ट्रक गार्ड की बेरहमी से हत्या हुई थी। 4 महीने बाद गोल्डन ट्रायंगल में एक भयानक हमला हुआ जिसमें 82 लोग मारे गए और 157 घायल हुए। पिछले साल एक प्रिंटिंग मिल में हत्या और आगजनी हुई और फिर एक होटल में एक पुलिस अफसर और एक आर्ट डीलर मृत पाए गए। जांच में पता चला कि ये सारी घटनाएं एक अंतर्राष्ट्रीय नकली नोट सिंडिकेट से जुड़ी है। इस गिरोह के लगभग सभी सदस्य मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, ली और उसका रहस्यमयी बॉस, जिसे दुनिया सिर्फ पेंटर के नाम से जानती है। उसकी पहचान और ठिकाना पूरी तरह से रहस्य है। पुलिस के पास बस कनाडा में ली गई उसकी एक धुंधली तस्वीर है। जब ली से पेंटर के बारे में पूछा जाता है तो वह डर के मारे टूट जाता है। उसे यकीन है कि अगर उसने कुछ बताया तो उसकी मौत तय है और वह रोने लगता है। अचानक उसके दिमाग में एक खौफनाक कल्पना चलती है। एक जोरदार धमाका होता है और ऑफिस की छत गिर जाती है, लेकिन असल में ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। वह बता रहा था कि पेंटिंग कितना खतरनाक है। डिटेक्टिव पो डरता नहीं है और यही देखकर ली घबरा जाता है। वह चीखते हुए वापस जेल भेजने की मांग करने लगता है। एक डिटेक्टिव उसे सेल में ले जाकर पीटता है। कुछ देर बाद उसे खाना दिया जाता है जिसमें बेहोशी की दवा मिली होती है और वह बेहोश हो जाता है। पुलिस इस मौके का फायदा उठाकर उसके बाल, त्वचा, लार और खून के सैंपल ले लेती है। होश आने पर ली को फिर से होके ऑफिस में लाया जाता है। उसे बताया जाता है कि उसके सैंपल होटल शूटिंग से मैच करते हैं और अब उस पर हत्या का आरोप लगेगा। यह सुनकर ली बुरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाता है कि सबूत नकली हैं और वह डरकर कुछ नहीं बताएगा। वो उसे धमकाने ही वाली होती है कि तभी एक अफसर उसे जरूरी मीटिंग के लिए बुला लेता है। दूसरी ऑफिस में पता चलता है कि मशहूर कलाकार युआन अपने वकीलों के साथ ली की जमानत करवाने आई है। वकील कहते हैं कि सबूत कमजोर हैं और साफ दिख रहा है कि ली को फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस उसे छोड़ने से मना कर देती है। फिर वे एक सौदा रखते हैं। अगर इवान ली को पेंटर के बारे में बोलने के लिए मना ले तो वे उसे छोड़ देंगे। इंट्रोगेशन रूम में इवान ली को यह बात बताती है। ली कहता है कि सच बोलना दोनों की जान खतरे में डाल देगा, लेकिन इवान चाहती है कि पेंटर पकड़ा जाए क्योंकि उसी ने उसके मंगेतर को मार दिया था। आखिरकार ली उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वह कमरे के सामने बैठता है और अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। साल 1985, वैंकर शहर। यहीं ली और इवान पहली बार मिलते हैं। दोनों ही बेहद प्रभावशाली चित्रकार हैं, लेकिन उनकी कला खरीदने वाला कोई नहीं। 10 साल बीत जाते हैं और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बिल न भर पाने के कारण उनके घर की बिजली तक काट दी जाती है। पैसों की मजबूरी में ली एक आर्ट गैलरी में सौदा करता है, असली कला नहीं बल्कि नकली पेंटिंग बनाने का। घर लौटकर वह सुनता है कि इवान अपने मैनेजर से बात कर रही है। मैनेजर उसकी कला की तारीफ करता है, लेकिन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह सिर्फ दूसरों की नकल करता है। लेकिन इवान साफ कह देती है कि अगर ली को साथ नहीं लिया गया तो वह भी काम नहीं करेगी। उसी रात ली घर की लाइट्स चालू करता है और बताता है कि उसने बिल चुका दिया है क्योंकि गैलरी ने उसकी सारी पेंटिंग खरीद ली हैं और इस सौदे के
हिस्से के तौर पर अगले महीने इवान का सोलो शो भी तय हो गया है। कुछ समय बाद जब इवान गैलरी वर्कशॉप में ली से मिलने जाती है तो सच्चाई सामने आ जाती है। वह असली कला नहीं, नकली पेंटिंग बना रहा है। इवान कहती है कि वह अपनी प्रतिभा को कम आंक रहा है, लेकिन ली अब असली कला से हार मान चुका है। वह बताता है कि नकली पेंटिंग बनाना उसे अजीब सा रोमांच देता है। युवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन उससे बेहद निराश है। युवान का आर्ट शो कई दिनों तक चलता है, लेकिन ली आखिरी दिन ही वहां पहुंचता है। वह गुस्से में होता है क्योंकि युवान ने उसकी अनुमति के बिना उसकी एक पेंटिंग भी अपनी पेंटिंग के साथ टांग दी होती है। युवान कहती है कि कुछ कलेक्टर्स उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन ली समझ जाता है कि उसकी बाकी सारी पेंटिंग बिक चुकी है, बस वही एक बची है। तभी वहाँ एक रहस्यमयी आदमी आता है, वही पेंटर। वह सबके सामने ली की पेंटिंग का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि यह बस पुराने महान कलाकारों की नकल है। मेहमान हंसने लगते हैं, लेकिन युवान गुस्से में उसके चेहरे पर ड्रिंक फेंक देती है और उसे बाहर निकाल देती है। ली उसके पीछे जाता है ताकि माफी मांग सके, लेकिन बाहर सच सामने आता है। वही आदमी असल में ली की नकली पेंटिंग खरीद चुका होता है। उसने यह तमाशा जानबूझकर किया था ताकि वह ली से अकेले में बात कर सके। दोनों एक बार में जाते हैं जहां ली अपनी फोर्जरी की तकनीकों के बारे में बताता है, कैसे वह पेंटिंग को पुराना और असली जैसा दिखाता है। तभी पेंटर बताता है कि वह नकली नोटों के धंधे में है और चाहता है कि ली उसके साथ काम करे। जाते जाते वह अपना कार्ड दे देता है। इधर गैलरी में युवान अपने मैनेजर से बहस कर रही होती है। मैनेजर गुस्से में है क्योंकि शो में हुए हंगामे से उसकी इमेज खराब हो गई है और अब वो सोल्ड आउट भी घोषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ली की एक पेंटिंग अभी बाकी है। अचानक ली गैलरी में लौटता है और सबके सामने अपनी वही पेंटिंग आग लगा देता है। अगले दिन ली पेंटर से संपर्क करता है। पेंटर उसे टीम में शामिल कर लेता है और पहला काम देता है, $100 का नकली नोट बनाना। यह सुनते ही ली डर जाता है और मना कर देता है। उसे लगता है ये तो बहुत खतरनाक है। तब पेंटर अपना असली नाम बताता है, फुकांग। वह कहता है कि उसका परिवार 3 पीढ़ियों से नकली नोट बना रहा है और आज तक कोई जेल नहीं गया। वह हमेशा अपने नियमों से काम करते हैं। उसकी टीम सिर्फ वितरण करती है और उसके ग्राहक बहुत ताकतवर लोग हैं जो उसे सुरक्षा देते हैं। फिर भी ली मना कर देता है। लेकिन जब वह घर लौटता है तो पता चलता है कि युवान अमेरिका जा रही है। यही बात ली का फैसला बदल देती है। कुछ ही देर बाद वह फुकांग के साथ थाईलैंड की फ्लाइट में होता है। फुकांग उसे भरोसा दिलाता है कि वह युवान को वापस पाने में मदद करेगा। फ्लाइट में वह बताता है कि अमेरिका ने नए डॉलर नोट जारी किए हैं जिसमें माइक्रो प्रिंटिंग जैसे कई नई सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जिसमें नकली बनाना बेहद मुश्किल हो गया है। ली कहता है कि इसके लिए बहुत सटीक प्रिंटिंग प्लेट चाहिए। फुकांग उसे प्लेट बनाने वाले याम से मिलवाता है। टीम में एडमिन बू और लॉजिस्टिक व सिक्योरिटी के लिए भाई सैम और बॉबी भी होते हैं। बू बताता है कि उन्हें कलर शिफ्टिंग इंक चाहिए और याम कहता है कि स्टार्च फ्री पेपर चाहिए ताकि नकली नोट पहचानने वाली पेन को धोखा दिया जा सके। फुकांग कहता है कि पेपर के इंतजाम वह करेगा और ली को वाटर मार्क पर ध्यान देने को कहता है, जो कागज के फाइबर के बीच बनाया जाता है। थाईलैंड में टीम एक छोड़ी हुई वर्कशॉप में बस जाती है। ली कई दिनों तक डॉलर के हर छोटे छोटे डिटेल की प्रैक्टिस करता है, अक्षरों से लेकर बालों की लटों तक। आखिरकार वह परफेक्ट रिजल्ट हासिल कर लेता है। एक रात डिनर के दौरान टीम एक चीनी पेंटिंग की असलियत पर शर्त लगाती है। ज्यादातर लोग उसे नकली मानते हैं, लेकिन ली कहता है कि वह असली है और उसकी तकनीक भी समझाता है। वह बताता है कि चीनी कलाकार अपनी पेंटिंग्स को परतों में काट सकते हैं और हर परत में रंग बिल्कुल एक जैसा रहता है। ली शर्त जीत जाता है। फुकांग बताता है कि यही तकनीक वे नोट बनाने में इस्तेमाल करेंगे। वे पैटर्न को गर्म लोहे के ड्रम से दबाकर वाटरमार्क बनाएंगे और उसे 2 परतों के बीच सैंडविच करेंगे। याम सुझाव देता है कि सिक्योरिटी थ्रेड भी बीच वाली परत में डाली जा सकती है। अगले कुछ हफ्तों तक टीम बारीकियों पर काम करती रहती है। सही रंग पाने के लिए रंग मिलाए जाते हैं और याम अपनी पूरी जानकारी लगाकर बेहद सटीक प्लेट बनाता है। 2 महीने और 17 प्रोटोटाइप के बाद आखिरकार परफेक्ट नोट तैयार हो जाते हैं। काम करते करते ली की याम से दोस्ती हो जाती है और वह फुकांग के बारे में पूछता है। याम बताता है कि उसके परिवार का कोई कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन फुकांग के पिता की रूसियों से पैसों के लेकर बहस हुई थी और उन्हें मार दिया गया था। याम अपनी बेटियों की फोटो दिखाता है और कहता है कि वो सोचती है कि वह एंटीक बेचता है। अब भी एक समस्या बची थी।
सही पेपर, बू को कुछ नहीं मिला जो पेन टेस्ट पार कर सके। तब फुकांग फैसला करता है कि वे ईस्टर्न यूरोप जाएंगे। वहाँ फोन बुक्स छापने के लिए स्टार्च फ्री पेपर इस्तेमाल होता है और उस पर अमेरिका जैसा सख्त नियम नहीं है। वे पहले एक नीलामी में इंडस्ट्रियल प्रिंटर खरीदते हैं। फिर फुकांग भेष बदलकर खुद को एक अपाहिज आदमी बताता है और एक चैरिटी के लिए शैक्षिक कॉमिक्स छापने का बहाना बनाता है। कंपनी का मालिक पहले मना करता है, लेकिन जब ली कहता है कि यह अफ्रीका के बच्चों के लिए है तो वह मान जाता है। जल्दी प्रिंटर और पेपर वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं। कुछ ही मिनटों में वे असली जैसा डॉलर नोट छाप देते हैं। बस इंक का सेट ठीक करना बाकी होता है। कुछ समय बाद ली वैंकूवर लौटता है और अपनी चाबी डेस्क पर छोड़ देता है, क्योंकि वह युआन से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वापसी के रास्ते में फुकांग उसे कायर कहता है और बताता है कि युआन का सफल शो उसी पेंटिंग के नाम पर है जिसे ली ने जला दिया था। दोनों में जोरदार बहस होती है। फुकांग गाड़ी रोककर चिल्लाता है, युआन को छोड़ देना खुद को छोड़ देना जैसा है। अचानक फुकांग गाड़ी रोक देता है। वह बिना कुछ कहे मास्क पहनता है और बंदूक निकाल लेता है। ली घबराकर सीट पर देखता है। वहाँ एक बुलेट प्रूफ जैकेट और दूसरी बंदूक रखी होती है। सामने सड़क के बीच एक आर्मर वैन खड़ी होती है। जैसे ही गार्ड उन्हें देखते हैं, गोलीबारी शुरू हो जाती है। घबराया हुआ ली जल्दी से जैकेट पहनता है, जबकि फुकांग पलटकर गोली चलाता है और एक गार्ड को तुरंत मार गिराता है। लेकिन बाकी गार्ड बच जाते हैं, इसलिए उनकी टीम का एक सदस्य दूर से उन्हें खत्म करता है और वैन के टायर भी उखाड़ देता है। कुछ ही पलों में पूरी टीम दूसरी गाड़ी से पहुंच जाती है और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को काबू कर लेती है। उन्हें बांधने के बाद वे वैन खोलते हैं और अंदर से इंक के कई डिब्बे निकाल लेते हैं। तभी एक गार्ड डिब्बों के पीछे छिपा मिलता है। उसे बंदूक ताने देखकर ली जम जाता है। फुकांग तुरंत उसे धक्का देकर बचाता है, लेकिन खुद गोली लगने से पीछे गिर जाता है। गुस्से में वह बार बार गोली चलाकर उस गार्ड को मार डालता है, जबकि उसके साथी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जाते जाते फुकांग पूरी वैन को उड़ा देता है, अंदर बंधे सभी लोगों के साथ। वर्कशॉप लौटकर ली इस सब का विरोध करता है। वह कहता है कि वह सिर्फ नकली नोट बनाना चाहता था, लोगों को मारना नहीं। वह वादा करता है कि सही रंग की इंक बनाने के बाद टीम छोड़ देगा। फुकांग गुस्से में गिलास जमीन पर फेंक देता है, लेकिन ताने मारते हुए कहता है, जो करना है करो। इसके बाद फुकांग दुनिया भर में घूमकर बड़े बड़े अपराध सरगनों को नकली पैसों से भरे सूटकेस देने लगता है। जल्दी टीम के पास असली पैसों के ढेर लग जाते हैं। इधर ली को एक कार मिलती है जिसका हरा रंग बिल्कुल वैसा होता है जैसे उन्हें चाहिए था। वह उसी फैक्ट्री का पेंट हासिल करता है और आखिरकार सही सेट तैयार कर लेता है। अब उन्हें इंक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन वर्कशॉप में जनरल नाम के थाई क्राइम बॉस के आदमी आते हैं। फुकांग उसके दाहिने हाथ और उसके नकली नोट विशेषज्ञ सायोचिंग के साथ बैठकर ड्रिंक करता है। सायोचिंग नोट की क्वालिटी की तारीफ करता है। उसी वक्त ली गलियारे में चलते हुए ठोकर खा जाता है और हरा पेंट कांच के दरवाजे पर गिर जाता है। ऊपर देखते ही उसकी नजर सायोचिंग से मिलती है। मेहमानों के जाने के बाद फुकांग ली पर गुस्सा करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पेंट परफेक्ट हो चुका है, वह शांत हो जाता है। अगले दिन फुकांग बताता है कि उसने ली के नाम पर एक रिजॉर्ट खरीदा है ताकि वह युआन के साथ रिटायर हो सके। फिर वे एक दूर दराज के कंपाउंड में जनरल से मिलने जाते हैं। फुकांग ली को एक डिटोनेटर देता है और कहता है कि उसके इशारे तक छिपाकर रखे। कंपाउंड में घूमते हुए ली देखता है कि गार्ड आम लोगों पर गोली चला रहे हैं और वह डर जाता है। जनरल दोस्ती का दिखावा करता है और कहता है कि वह फुकांग के पिता का पुराना फ्रेंड था, लेकिन फुकांग सच्चाई बता देता है। उसी ने रूसियों को पैसे देकर उसके पिता की हत्या करवाई थी। वह जैकेट खोलकर विस्फोटक दिखाता है और ली को डिटोनेटर गिराने को कहता है। ली पहले मना करता है, लेकिन गार्ड की धमकी के कारण उसे गिराना पड़ता है। पास खड़ी कार में धमाका होता है और कमरा तहस नहस हो जाता है, मगर कोई मरता नहीं। जनरल भागने लगता है, लेकिन फुकांग उसके पैर में गोली मार देता है। इसके बाद भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। फुकांग कई गार्ड को मार गिराता है, लेकिन उससे भी कंधे में गोली लग जाती है। तभी बाहर से सैम बम बरसाने लगता है और पूरा कंपाउंड तबाह हो जाता है। फुकांग भारी हथियार उठाकर बचे हुए सैनिकों को खत्म करता रहता है, भले ही वह घायल हो चुका हो। उधर जंगल में भाग रहे सैम को सैनिक घेर लेते हैं और गोलीबारी में उसका हाथ उड़ जाता है। उसका कटा हुआ हाथ एक ग्रेनेड पकड़े रहता है जो गिरकर फटता है और सभी सैनिक एक ही धमाके में खत्म हो जाते हैं। कंपाउंड में ली देखता है कि सायोचिंग आग की लपटों में घिरी हुई है। वह जान जोखिम में डालकर जलती हुई इमारत में घुसता है, अपनी जैकेट से आग बुझाता है और उसे बाहर ले आता है।
फुकांग और उसकी टीम गोलीबारी जारी रखते हैं, तभी जनरल ट्रक लेकर वापस हमला करता है। फुकांग एक जोखिम भरी छलांग लगाकर ट्रक ड्राइवर को मार देता है और टायर पर गोली चलाता है। ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और आखिरकार जनरल मर जाता है। फुकांग उसकी अंगूठी उतार लेता है और ली को सायोचिंग को साथ ले जाने देता है। जाते जाते आखिरी धमाका पूरे इलाके को खत्म कर देता है। इसके बाद पूरी टीम एक साल गोल्डन ट्रायंगल में छिपकर रहती है। सायोचिंग को अस्पताल ले जाया जाता है ताकि उसके घाव ठीक हो सके। फुकांग उसके लिए युआन के नाम से एक नकली पासपोर्ट बनवा देता है। ली को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन फुकांग उसकी बात अनसुनी कर देता है। कुछ समय बाद एक आर्ट गैलरी में फुकांग युआन की सारी पेंटिंग खरीद लेता है और ली से कहता है कि वह इन्हें रिजॉर्ट भेज देगा ताकि युआन प्रभावित हो जाए। लेकिन ली जानता है कि युआन को गंदे पैसों से खरीदी गई चीजें पसंद नहीं आएंगी। ली उसे डांटने ही वाला होता है कि तभी रिपोर्टर युआन के पीछे पीछे गैलरी में आ जाते हैं और उससे उसके मैनेजर के साथ सगाई के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। यह खबर सुनकर ली अंदर से टूट जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर हांगकांग पुलिस कनाडा की फेडरल पुलिस की नकली नोट विशेषज्ञ बिन चिट को बुलाती है। डिटेक्टिव हो काफी समय से उस गैंग को ढूंढ रही है जो दुनिया भर में नकली नोट फैला रहा है, इसीलिए अब बिन चिट उसकी मदद करेगा। दोनों मिलकर याम की एंटीक दुकान पर नजर रखने लगते हैं। बाद में हो और बिंग खुद को खरीदार बनाकर अलग अलग दलालों से मिलते हैं और आखिरकार उन्हें एक बोट पार्टी पर निमंत्रण मिलता है जहां मशहूर पेंटर के आने की बात होती है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें निराशा होती है। पेंटर खुद नहीं आता बल्कि सैम और बॉबी को भेज देता है। बिंग चिट जानबूझकर गुस्सा होने का नाटक करता है। भाई उसकी परीक्षा लेने के लिए बंदूकें निकाल लेते हैं। जब वे हो को छेड़ते हैं तो बिंग चिट तुरंत उसका बचाव करता है और भरोसा जीतने के लिए उसके साथ पानी में कूद जाता है। अब उन्हें भरोसा हो जाता है कि बिंग चिट असली ग्राहक है। तभी दूसरी नाव से बू एक बैग फेंकता है जिसमें फोन होता है और कहता है कि कॉल का इंतजार करना। इसी दौरान एक यार्ड पर फुकांग को पता चलता है कि ली उसकी अनुमति के बिना सायोचिंग के साथ जा रहा है। वह गुस्से में ली को पकड़ लेता है और हमला करने ही वाला होता है कि टीम आकर बताती है नए क्लाइंट तैयार हैं। वे बताते हैं कि ये क्लाइंट याम के एक ग्राहक ने भेजे हैं। यह सुनकर फुकांग को याद आता है कि वही आदमी दुकान के बाहर देखा गया था। टीम तुरंत वर्कशॉप लौटती है। याम को समझ आ जाता है कि उसे फंसा दिया गया है। वह रहम की भीख मांगता है, लेकिन फुकांग उसे गोली मार देता है। यह देखकर ली घबरा जाता है। फुकांग उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन ली बंदूक पकड़ लेता है और गोली चूक जाती है। फुकांग उसे मुक्का मार देता है। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए पूरी वर्कशॉप जला दी जाती है। शहर में बाद में हो बिंग चिट की घड़ी और फोन में ट्रैकर लगा देती है ताकि वह पेंटर से मिलने जाए तो उसकी लोकेशन मिलती रहे, बिना यह जाने कि गैंग पहले ही समझ चुका है कि वे पुलिस वाले हैं। जाते समय हो को उसके लाइटर में एक नोट मिलता है जिसमें वह उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। एक होटल में बिंग टीम से मिलता है। फुकांग नकली नोटों की जगह उसे प्रिंटिंग प्लेट बेचने की कोशिश करता है और कहता है कि वह अब इस धंधे से रिटायर हो रहा है। जब बिंग चिट मना कर देता है तो फुकांग ली उसे मारने का आदेश देता है। ली हिचकिचाता है, तभी बिंग उस पर झपटता है और बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल फुकांग गोली चला देता है और बिंग गिर पड़ता है। फुकांग गुस्से से आग बबूला हो जाता है क्योंकि ली अब भी डर रहा होता है। वह उसे घसीटते हुए बेडरूम में ले जाता है और सच सामने आता है। युआन और उसका मंगेतर बंधे हुए आंखों पर पट्टी बांधे कैद हैं। फुकांग ली को आदेश देता है कि वह मैनेजर को गोली मार दे, लेकिन ली फुकांग की तरफ तान देता है। फुकांग समझ जाता है कि ली में इतनी हिम्मत नहीं है, इसीलिए वह खुद ही मैनेजर को मार देता है। यह देखकर ली भागकर युआन को छुड़ाने जाता है। तभी पूरी टीम गोलियां चलाने लगती है और दोनों छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अचानक सायोचिंग पीछे से बू पर हमला करती है और उसे चाकू मार देती है। बू की गोली चलती है और झूमर टूटकर नीचे गिर जाता है। फिर सायोचिंग उसी की बंदूक से दोनों भाइयों को मार देती है, जबकि फुकांग दरवाजे के पीछे छिप जाता है। फुकांग ली से कहता है कि अगर वह उसे छोड़ दे तो उसे आजादी मिल जाएगी, लेकिन इस बार ली सच में हिम्मत दिखाता है और फुकांग के सीने पर कई गोलियां दाग देता है। ली युआन को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन सायोचिंग उसे समझाती है कि यहाँ रुकना खतरे से भरा है, इसीलिए दोनों साथ भाग जाते हैं। इसके बाद ली और सायोचिंग रिजॉर्ट में छिप जाते हैं। खबरों में पता चलता है कि पुलिस को फुकांग की लाश मिली और याम के पूरे परिवार की हत्या हो चुकी है। एक दिन ली सायोचिंग को बताता है कि वह जा रहा है क्योंकि युआन अपने मंगेतर की याद में एक समारोह रखने वाली है और उसे डर है कि फुकांग वहाँ हमला करेगा। शहर में एक कैफे में नकली पैसे भुगतान करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और बुरी तरह पीटती है। पुलिस वन में ले जाते समय वह देखता है फुकांग पास में खड़ा है और युआन के शो पर पोस्टर लगा रहा है। वर्तमान में वापस ली अपनी कहानी खत्म करता है और पुलिस को सायोचिंग और फुकांग की स्केच बनाने में मदद करता है। वो उसे जमानत दे देती है, लेकिन शर्त रखती है कि उसे रोज पुलिस में रिपोर्ट करना होगा। उस रात होटल में ली युआन से माफी मांगता है और दोनों करीब आ जाते हैं। इसी बीच वो हैरान रह जाती है जब फुकांग पुलिस
पुलिस यूनिफॉर्म में स्टेशन में घूमता दिखता है। वह तुरंत अपने लोगों को उसे पकड़ने भेजती है, लेकिन वह आदमी सच में एक साधारण पुलिसकर्मी निकलता है। तभी सच्चाई सामने आती है। ली ने उसे जेल से निकालते समय देखा था और उसी के चेहरे का इस्तेमाल कहानी में झूठ बोलने के लिए किया। असल में कोई फुकांग था ही नहीं, पेंटर हमेशा से ली ही था। जो महिला उसे बचाने आई थी वह असली इवान नहीं थी, वह सायोचिंग थी। जब ली उसे अस्पताल ले गया तो उसने डॉक्टरों से उसका चेहरा अपनी पुरानी प्रेमिका जैसा बना दिया था। जेल से भेजा गया खत भी उसी के लिए था, जिसमें उसके असली चेहरे का चित्र था। इवान और उसके मंगेतर का अपहरण भी सायोचिंग ने ही किया था। उसका कहना था कि अगर उसे इवान की जगह लेनी है तो असली इवान को मरना होगा। गोलीबारी में ली बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया था और बू को भी उसी ने मारा था। जब वह गिरफ्तार हुआ था, सड़क पर जो महिला दिखी थी वह सायोचिंग ही थी। अब ली और सायोचिंग नाव से देश छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन सायोचिंग थक चुकी होती है। वह हमेशा किसी और बनकर नहीं जीना चाहती थी, क्योंकि ली कभी उससे उसके असली रूप में प्यार नहीं करेगा। वह पुलिस को फोन कर देती है और जल्द ही नाव चारों तरफ से घिर जाती है। नाव में बम भी होता है और सायोचिंग उसे खुद ही उड़ा देती है। दोनों पुलिस के सामने ही खत्म हो जाते हैं। कुछ समय बाद वो असली इवान को ढूंढ लेती है और बताती है कि उसके मंगेतर का कातिल मर चुका है। जब वह ली की तस्वीर दिखाती है तो इवान चौंकाने वाली बात बताती है। ली उसका पड़ोसी था जो उस पर खतरनाक तरीके से लगाव रखता था। उनका रिश्ता भी एक झूठ था। ली ने नकली नोटों का धंधा सिर्फ उसे पाने के लिए शुरू किया था। अगर तुम्हें ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। थैंक यू।